जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी की वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक है दोस्तों, उसके चैप्टर बाय चैप्टर को एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो फर्स्ट सवाल से आज की इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट सवाल जो है दोस्तों, लेखन और शहरी जीवन से रिलेटेड सवाल है। सवाल है कि लगभग 3200 ईसा पूर्व लेखन के आविष्कार का श्रेय किस प्राचीन सभ्यता को दिया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों कि लगभग 3200 ईसा पूर्व लेखन के आविष्कार का श्रेय किस प्राचीन सभ्यता को दिया जाता है। तो यह दिया जाता है मेसोपोटामिया को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि मेसोपोटामिया में लेखन का सबसे प्रारंभिक रूप इस नाम से जाना जाता था। तो याद रखना कि मेसोपोटामिया में लेखन का जो प्रारंभिक रूप था उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो क्यूनीफॉर्म के नाम से इसे जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसी लिपि का इस्तेमाल किया गया था जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि मुख्य रूप से पाई गई। तो यह लिपि जो है दोस्तों कहां पर पाई गई है। तो याद रखना है मोहरे और मिट्टी के बर्तन में यह लिपि पाई गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो सवाल है 4 नंबर, प्रसिद्ध मिस्र का ग्रंथ जिसमें मंत्री और धार्मिक लेखों का संग्रह है उसे इस नाम से जाना जाता था। तो उसे किस नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो इसे जाना जाता था द बुक ऑफ द डेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है कि शब्द हाइड्रोगिल्फिक्स 2 ग्रीक शब्दों से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है कि शब्द जो है हाइड्रोगिल्फिक्स 2 ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। याद रखना है इसका अर्थ होता है पवित्र नक्काशी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर की प्राचीन चीन में शब्दों या विचारों को दर्शाने वाले अक्षर का उपयोग करने वाली लेखन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा था। इसे किस नाम से जाना जाता था। तो इसे जाना जाता था जिया गुवेन के नाम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस शहर को अक्सर इतिहास का पहला सच्चा शहर माना जाता है और यह वर्तमान इराक में स्थित है। तो याद रखना है किस शहर को अक्सर इतिहास का पहला सच्चा शहर माना जाता है और यह वर्तमान में कहां पर है दोस्तों, इराक में है। तो इस शहर का नाम है क्या, उरुक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सुमेरियन शहर राज्य किस लेखन के प्रारंभिक रूप के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो सुमेरियन शहर राज्य जिसे लेखन के प्रारंभिक रूप के शहर का श्रेय दिया जाता है, तो किस लेखन के प्रारंभिक रूप के आविष्कार का इसे श्रेय दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उरुक का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ग। नेक्स्ट है कि कौन सा प्राचीन यूनानी शहर अपने लोकतांत्रिक शासन और दर्शन और कला पर जोर देने के लिए माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन है यह शहर। तो यह है एथेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि वह प्रसिद्ध दार्शनिक जो सुकरात का छात्र था और जिसने प्राचीन एथेंस में जीवन के बारे में विस्तार से लिखा था, तो वह कौन थे। तो वह थे प्लेटो। प्लेटो जो थे वह सुकरात के क्या थे, शिष्य थे। अब प्लेटो का शिष्य कौन था। तो प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि प्राचीन भारतीय शहर जो अपनी सुनियोजित सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, वो कौन सा है। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो वह शहर है मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गिलगमेश महाकाव्य किस शहर से संबंधित एक प्राचीन साहित्यिक कृति है। तो याद रखना है कि गिलगमेश जो महाकाव्य है वह किस शहर से संबंधी एक प्राचीन साहित्य कृति है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है यह है उरुक से रिलेटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अपने महान पुस्तकालय के लिए प्रसिद्ध प्राचीन शहर अलेक्जेंड्रिया किस देश में स्थित है। तो अलेक्जेंड्रिया किस देश में स्थित है। तो यह
मिस्र देश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि प्राचीन माया शहर जो अपनी उन्नत लेखन प्रणाली और जटिल कैलेंडर के लिए जाना जाता था, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यह वर्तमान में मैक्सिको में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि चीन की महान दीवार जो इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है, मुख्य रूप से किस राजवंश के शासन काल के दौरान बनाई गई थी? तो याद रखना है कि चीन की जो महान दीवार है वह किस राजवंश के शासन के अंतर्गत बनाई गई थी? तो याद रखना है किन राजवंश के शासक राजवंश के अंतर्गत यह बनाई गई थी महान दीवार चीन की। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दोस्तों उसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला एक साम्राज्य। तो आइए इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। फर्स्ट सवाल है कि किसने 3 महाद्वीपों में एक साम्राज्य और प्राचीन विश्व के एक महत्वपूर्ण भाग पर प्रभुत्व स्थापित किया? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य ने क्या किया था? तीनों महाद्वीप में एक साम्राज्य और प्राचीन विश्व के एक महत्वपूर्ण भाग पर क्या किया था दोस्तों? अपना साम्राज्य स्थापित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अनातोलिया जिसे हम लोग आधुनिक समय में किस नाम से जानते हैं? तो तुर्की के नाम से इसे जानते हैं, से उत्तरी भारत तक फैले साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यह पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय शासक जिसने बौद्ध धर्म अपनाया और इसके प्रसार को बढ़ावा दिया वह था, तो वह कौन था दोस्तों? तो वह था सम्राट अशोक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए मुख्यतः निम्नलिखित को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो किसे जिम्मेदार ठहराया गया है दोस्तों? तो याद रखना है आंतरिक संघर्ष और कमजोर शासक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान व्यापार मार्गों के माध्यम से फैलने वाला प्रमुख धर्म कौन सा था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह था बौद्ध धर्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिकंदर महान द्वारा स्थापित अलेक्जेंड्रिया शहर निम्नलिखित का एक प्रमुख केंद्र था। तो याद रखना है व्यापार और वाणिज्य का यह प्रमुख केंद्र था अलेक्जेंड्रिया शहर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र था वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है जर्मेनिया जो था जिसे आजकल हम लोग जर्मनी के नाम से जानते हैं आधुनिक समय में, वह रोमन साम्राज्य के हिस्सा नहीं था। जबकि गॉल जिसे आधुनिक फ्रांस के नाम से हम लोग आजकल जानते हैं, हिस्पेनिया जिसे आधुनिक स्पेन नाम से हम लोग जानते हैं, और ब्रिटानिया, ये सब जो थे रोमन साम्राज्य के क्या थे दोस्तों? हिस्से थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और, याद रखना है रोमन साम्राज्य और 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वह धर्म जो बाद के रोमन साम्राज्य में प्रमुख हो गया और उसकी संस्कृति को प्रभावित किया वह था, तो वह धर्म कौन सा था? तो वह था ईसाई धर्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एशियाई मैदानों के खानाबदोश लोग जिन्हें आक्रमण किया और रोमन साम्राज्य के पतन में योगदान दिया वे कौन थे? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वे थे कौन थे? तो वे थे हुन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रोमन कानूनी संहिता जिसने दुनिया की नई कानून प्रणाली को प्रभावित किया उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है 12 टेबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा रोमन सम्राट ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाने के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो यह हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जो रोमन सम्राट था उसने क्या किया था? ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाने के लिए अपनाया था इसने, इसलिए यह जाना जाता है कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 14 नंबर सवाल है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की निरंतरता बीजान्टिन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये आपसे पूछा जा रहा है कि बीजान्टाइन जो साम्राज्य था उसकी राजधानी
कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी इसकी राजधानी थी, याद रखना है, कॉन्स्टेंटिनोपल पूर्वी रोमन साम्राज्य की यानी बैजेंटाइन साम्राज्य की क्या थी? यह राजधानी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में बैजेंटाइन साम्राज्य, याद रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बाइजेंटाइन साम्राज्य का प्रमुख योगदान निम्नलिखित का संरक्षण था। करेक्ट आंसर की बात करें तो किसका संरक्षण था? तो रोमन और ग्रीक साहित्य को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग दोस्तों खाना बदोश जो साम्राज्य है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का, उससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। और सवाल है कि खाना बदोश साम्राज्य के लिए जीविका का प्राथमिक साधन क्या था? तो इनकी जीविका का प्राथमिक साधन था शिकार और संग्रह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सा खाना बदोश साम्राज्य अपनी कुशल घुड़सवारी और तीर अंदाजी के लिए जाना जाता था? वीवीआई सवाल है, याद रखना था। तो यह कौन सा खाना बदोश साम्राज्य था दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगोल साम्राज्य। नेक्स्ट है मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी चंगेज खान ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मध्य एशिया के खाना बदोश साम्राज्य का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य एशिया के खाना बदोश साम्राज्य का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो यह है हुन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रमुख क्षेत्र को आपसे पूछा जा रहा था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुन हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध मंगोल सैन्य नेता जो चीन में युआन राजवंश के संस्थापक और चंगेज खान के वंशज थे, ये भी वीवीआई सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। तो याद रखना है कि चीन में युआन राजवंश के संस्थापक और चंगेज खान के ये वंशज कौन है प्रसिद्ध मंगोल नेता? तो इनका नाम है दोस्तों कुबलई खान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने चरम काल में मंगोल साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? ये आपसे पूछा जा रहा था, कौन सा हिस्सा नहीं था? तो याद रखना भारत मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता था, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूट गया है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है मंगोल अपनी विजय निम्नलिखित परिस्थितियों में सफल हुए हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? तो याद रखना है बेहतर सैन्य रणनीति और संगठन के कारण जो थे मंगोल सफल होते थे लड़ाइयों में, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1258 में मंगोल ने किस शहर पर हमला कर लूटपाट की थी? तो कहां पर इनके द्वारा हमला किया गया था 1258 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बगदाद। मंगोल नेता हुलेगु किसके पोते थे? तो याद रखना कि मंगोल नेता जो हुलेगु थे वो किसके पोते थे? तो यह चंगेज खान के पोते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है खाना बदोश साम्राज्य अपनी सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धार्मिक विविधता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुगताई खानते कहाँ स्थित था? तो चगताई जो खानते थे कहां पर स्थित था दोस्तों? तो यह स्थित था मध्य एशिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कुबलई खान द्वारा स्थापित युवान राजवंश ने इन पर शासन किया था। तो किस पर शासन किया गया था? तो याद रखना चीन पर शासन किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन का संबंध किस खाना बदोश साम्राज्य से है? तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन का संबंध जो है किस खाना बदोश साम्राज्य से? तो यह है कौन? हुन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्लैक डेथ जिसे बुबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता था, मंगोल द्वारा फैलाया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो चूहों पर पिस्सू के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मामलुकों ने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध किया। तो किसने किया था? तो मिस्र ने। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। तो मामलुकों ने मंगोल का सफलतापूर्वक विरोध किया था। तो यह कौन था? तो यह मिस्र था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। अब हम लोग दोस्तों 3 आदेश से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है कि विश्व इतिहास के विषय में 3 आदेश का केंद्र कौन सा ऐतिहासिक काल है? तो याद रखना है यह कौन सा ऐतिहासिक काल है? तो यह है वो, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। याद रखना है आपको प्राचीन ये जो होगा, प्राचीन ये यहां पर
यूरोप दिया हुआ है, ये आप सुधार कर लेंगे। और ये मोटे तौर पर यूरोप नहीं है, ये मध्ययुगीन मध्ययुगीन यूरोप यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया है। तो याद रखना कि विश्व इतिहास के विषयों में 3 आदेश का केंद्र कौन सा ऐतिहासिक काल था? तो यह था मध्ययुगीन यूरोप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यूरोप में 3 प्रमुख स्थानों को किन 3 प्रमुख स्थानों में वर्गीकृत किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा पादरी, कुलीन कुलीन वर्ग और किसान। कुलिक नहीं होगा, ये कुलीन वर्ग होगा और किसान। ये 3 जो थे प्रमुख वर्ग थे यूरोप में, पादरी, कुलीन वर्ग और किसान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये VVI सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, मध्यकाल में सामंती समाज में सबसे बड़ी जनसंख्या समूह किस समूह की थी? याद रखना है किस समूह की थी? तो यह थी सर्फ की, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्फ, या इसको सर्फ भी लिखा जाता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती यूरोप में पशुओं प्रभुओं, याद रखना है, और जागीरदारों के बीच खुशहाली पर आधारित राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना है आपको, इसे जो है किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था सामंतवाद के नाम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस धार्मिक संस्था ने मध्यकालीन यूरोपीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रथम श्रेणी से सहजता से जुड़ी थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह धार्मिक संस्था थी चर्च। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शूरवीरों ने जिस आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी, जिसमें वफादारी, बहादुरी और शिष्टाचार पर जोर दिया जाता था, उसे इस रूप में जाना जाता था। तो याद रखना है दोस्तों, उसे किस रूप में जाना जाता था? तो शिष्टता के रूप में इसे जाना जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन यूरोप में कौन सी आर्थिक प्रणाली हावी थी जिसमें भूमि का आदान प्रदान, वफादारी और सैन्य सेवा के बदले किया जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह था सामंतवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन यूरोप में कुलीन वर्ग की सामाजिक स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो वे वंशानुगत भूमि स्वामी वर्ग थे जिनके पास विशेषाधिकार और क्या थी दोस्तों? शक्तियां थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस तकनीकी नवाचार ने कृषि में क्रांति लाकर मध्ययुगीन यूरोप की सामाजिक संरचना को बहुत प्रभावित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हल ने। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन यूरोप में प्रचलित आर्थिक प्रणाली जहां सैन्य सुरक्षा और वफादारी के लिए भूमि और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सामंतवाद के रूप में। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी में यूरोप में आई विनाशकारी महामारी जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई और मध्ययुगीन समाज प्रभावित हुआ, इसे इस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे तो दोस्तों ध्यान रखना है कि इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि 1215 में हस्ताक्षरित किस दस्तावेज ने अंग्रेजी सम्राट की शक्ति को सीमित कर दिया और संवैधानिक सरकार के विचार में योगदान दिया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा, यह था कौन सा? तो यह था मैग्ना कार्टा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि ब्लैक डेथ के समय में लिखी गई जियोवानी बोकाचियो की प्रसिद्ध पुस्तक, ये नाम आपको याद रखना है, जियोवानी बोकाचियो, इनका प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? द डेकामेरॉन किसका उदाहरण है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना है इसमें साहित्यिक मानवतावाद का उल्लेख किया गया है, द डेकामेरॉन का। इसके लेखक कौन है? तो जियोवानी बोकाचियो। नेक्स्ट है कि मध्ययुगीन यूरोप में एक प्रभावशाली व्यापारिक नेटवर्क हैंसियाटिक लीग मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित था। तो याद रखना है दोस्तों, यह किस पर केंद्रित था? तो यह समुद्री व्यापार पर मुख्यतः केंद्रित था, हैंसियाटिक लीग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 15 नंबर सवाल है कि द 3 ऑर्डर्स में मध्ययुगीन यूरोपीय समाज में व्यक्तियों की सामाजिक भूमिकाएं और व्यवसाय कैसे निर्धारित किए गए थे? तो याद रखना है दोस्तों, यह कैसे निर्धारित किया गया था? तो जन्म और विरासत में मिली स्थिति के आधार पर यह
निर्धारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। अब हम लोग दोस्तों बदलती सांस्कृतिक परंपराओं से रिलेटेड जो सवाल दिए गए हैं उसको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया हम उसको डिस्कस करते हैं। सवाल है कि किस धार्मिक सुधारक ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में सती प्रथा उन्मूलन के सिद्धांत को बढ़ावा दिया? तो ये कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्हीं के सहयोग से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का क्या कर दिया गया था दोस्तों, उन्मूलन कर दिया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि तंत्र और मंत्र किस प्राचीन भारतीय धर्म से जुड़े हैं? तो याद रखना है यह हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मध्यकालीन काल के भक्ति संत को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तो किस चीज को बढ़ावा देने के लिए इन्हें जाना जाता है? तो याद रखना है ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देने के लिए मध्यकालीन काल के भक्ति संत को जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सा मुगल शासक अपनी धार्मिक समन्वयता के लिए जाना जाता था जिसे दीन-ए इलाही की स्थापना की? तो दीन-ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। आपको यह बताना है कि अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही की स्थापना कब किया गया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर मुझे इसका आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो ये थे फरीदुद्दीन गंज ए शकर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कबीर और गुरु नानक देव ने निम्नलिखित के महत्व पर जोर दिया। तो याद रखना है कि कबीर और जो गुरु नानक देव थे उन्होंने किस पर जोर दिया था? तो याद रखना है सामाजिक न्याय और समानता पर इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, जोर दिया गया था दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वैदिक शिक्षाओं और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? कई बार ये सवाल आ चुका है एग्जाम में। तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो याद रखना है किसके लिए यह किया गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह सत्यशोधक जो समाज की स्थापना की गई थी वो महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिराव फूले के द्वारा। और आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब किया गया था, ये क्वेश्चन है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था। नेक्स्ट एक उड़ीसा के कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार था? ये भी अच्छा सवाल है। तो याद रखना है कि कौन सा शासक इसके लिए जिम्मेदार था? तो यह था नरसिंह देव प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पुराण किस धार्मिक परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं? तो याद रखना है कि पुराण जो है किस धार्मिक परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका आंसर आराम से आप लोग दे सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म के। विजयनगर साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में फला फूला? तो याद रखना है कि विजयनगर जो साम्राज्य है भारतीय जो उपमहाद्वीप है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में फला फूला था ये? तो यह दक्षिण भारत में फला फूला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मुगल काल के दौरान किस कला रूप को प्रमुखता मिली जिसमें फारसी, भारतीय और इस्लामी शैलियों के तत्व सम्मिलित थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लघु चित्रकला को संरक्षण प्रमुखता मिली थी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रतिक्रिया थी? तो याद रखना है कि भारत में जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया गया था वह किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो यह थी जाति व्यवस्था और रीति रिवाज की कठोरता के ऊपर प्रतिक्रिया थी दोस्तों। याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किस शासक को अपनी मुमताज महल की याद में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण कराने का के लिए जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। इजी सवाल है। सिख खालसा का आयोजन किसने किया था? तो सिख खालसा का जो आयोजन है किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कब किया गया था? खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कब किया गया था? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या करना है दोस्तों, बताना है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों स्वदेशी लीग से स्वदेशी लोगों का विस्थापन से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। फर्स्ट सवाल है दोस्तों स्वदेशी लोगों का विस्थापन से रिलेटेड। यहाँ पे थीम 6 नहीं होगा।
स्वदेशी लोगों के उद्देश्यों में किस ऐतिहासिक प्रक्रिया पर चर्चा की गई है? तो याद रखना है किस पर चर्चा की गई है, तो औद्योगिक क्रांति पर चर्चा की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टेरा न्यूक्लियस की अवधारणा का उपयोग यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा निम्नलिखित को उचित उल्लेख करने के लिए किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? तो स्वदेशी लोगों से भूमि का अधिग्रहण करने के लिए इसका उल्लेख किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मूल निवासियों को उनकी निर्धारित भूमि से संबंधित आरक्षणों में जबरन स्थानांतरित करना एक महत्वपूर्ण उदाहरण है किसका? तो याद रखना है दोस्तों, यह किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो यह है जो दोस्तों अमेरिका का। यहाँ सुधार कर लेंगे थोड़ा दोस्तों, तो यह किसका था? तो यह था अमेरिका का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस आधुनिक देश में उपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप माओरी लोगों को विस्थापित करने का सामना करना पड़ा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह माओरी लोग कहाँ थे? तो यह थे न्यूजीलैंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 19वीं सदी की किस घटना के कारण भारत में लाखों स्वदेशी लोगों को विस्थापित होना पड़ा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय विद्रोह के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी ब्राउन की पुस्तक बरी माई हार्ट एट वुंडेड नी किस मूल अमेरिकी जनजातियों के बारे में बताती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपाचे और नवाजतों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। ये जनजातियां हैं अमेरिकी की। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि ट्रेल ऑफ टीयर्स किस देश में मूल अमेरिकी आतंकवादियों का जबरदस्ती पुनर्वास था? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, अफ्रीका के लिए संघर्ष के दौरान अफ्रीका के उपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप कई स्वदेशी जनजातियों का विस्थापन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ था? तो जिसके कारण वहां पर जातियों का क्या किया गया था? सफाया किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? तो आदिवासी कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1830 के दशक में चेरोकी राष्ट्र का जबरन विस्थापन, जिसे ट्रेल ऑफ टीयर्स के नाम से जाना जाता था, किस सरकारी नीति का परिणाम था? तो याद रखना है दोस्तों, यह था भारतीय निष्कासन अधिनियम का परिणाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वदेशी लोगों के विस्थापन को एक औपनिवेशिक विचारधारा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो इन भूमियों को खाली और सभ्यता की आवश्यकता के रूप में देखती है। इस विचारधारा को इस प्रकार जाना जाता है। तो इसे किस प्रकार जाना जाता है? तो इसे जाना जाता था टेरा न्यूक्लियस के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वदेशी एनु लोग को किस देश में विस्थापन का सामना करना पड़ा? तो याद रखना है जापान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय आरक्षण की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना है इसका उद्देश्य था कि अमेरिकी सरकार के नियंत्रण को स्थापित करना, प्रवासियों के साथ संघर्ष को कम करना तथा मूल अमेरिकियों के समावेश को क्या करना दोस्तों? प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि चुराई गई पीढ़ी शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग करने से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्दिष्ट क्षेत्रों जैसे कि इंडियन टेरिटरी में मूल अमेरिकी जनजातियों का जबरन विस्थापन और पुनर्वास आमतौर पर इस रूप में भी संदर्भित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आरक्षण प्रणाली के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है। और जो है दोस्तों आज के डिस्कशन का हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो कौन सा है? तो वह है आधुनिकीकरण के रास्ते। इससे रिलेटेड हम लोग सवालों को देखेंगे दोस्तों। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट जो सवाल पूछा गया है दोस्तों वह क्या है? तो सवाल पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान चीन में आत्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य था। तो आत्म सुधार आंदोलन जो चलाया गया था 19वीं शताब्दी में, उसका उद्देश्य क्या था? तो
पारंपरिक चीनी मूल्य और पश्चिमी प्रौद्योगिकी के मिश्रण के माध्यम से चीन का क्या करना, आधुनिकीकरण करना, यह इसका उद्देश्य था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 19वीं सदी के अंत में मीजी पुनर्स्थापना किस देश में हुई? तो मीजी जो पुनर्स्थापना हुई थी वह किस देश में हुई थी? तो यह हुआ था जापान में। याद रखना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जापान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मीजी काल के दौरान जापानी शब्द फुकोकू क्योहेई का अनुवाद है, तो इसका अर्थ क्या है फुकोको क्योहेई का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध देश मजबूत सेना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मीजी पुनरुद्धार के दौरान तोकुगावा शोगुनेट को उखाड़ फेंकने वाले आईपीएल में किस सुमराई नेतृत्व वाले क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा चोसू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जापान में मेइजी रिवाइवल का उद्देश्य था। तो जापान में जो मेइजी रिवाइवल हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था दोस्तों साम्राज्यवादी शक्ति को बहाल करना और देश का आधुनिकीकरण करना, यह था मेइजी रिवाइवल का उद्देश्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मेइजी पुनरुद्धार के दौरान किस जापानी शहर को नई शाही राजधानी के रूप में चुना गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह था टोक्यो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जापान के आधुनिकीकरण के दौरान मेइजी नेताओं के सामने आने से कौन सी महत्वपूर्ण चुनौती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके सामने चुनौती थी सुमराई वर्ग और क्षेत्रीय क्षेत्रों में क्या प्रतिरोध। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बोसिन युद्ध शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित के बीच संघर्ष है। तो बोसिन युद्ध याद रखना है किसके बीच संघर्ष से यह रिलेटेड है? तो याद रखना है यह है मेइजी पुनरुत्थान के दौरान तोकुगावा शोगुनेट और शाही सेनाओं के बीच संघर्ष है, जिसे हम लोग बोसिन युद्ध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चीन में खुले द्वार की नीति का उद्देश्य था। तो चीन में जो खुले द्वार की नीति का उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और पश्चिमी शक्तियों द्वारा उपनिवेशीकरण को क्या करना था? रोकना, यह इसका उद्देश्य था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चीन में आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन ने निम्नलिखित को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। तो किस पर बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था? तो याद रखना है औद्योगिकीकरण और सैन्य सुधार। नेक्स्ट है 1889 के मेइजी संविधान ने स्थापित किया। तो 1889 में मेइजी संविधान स्थापित हुआ था, ये तो पहला पॉइंट याद रखना है। और इसमें क्या था? तो पूर्ण शक्ति वाला वंशानुगत राजतंत्र इसमें स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। मेइजी बहाली ने जापानी इतिहास के किस काल का अंत कर दिया? तो याद रखना है दोस्तों किसका अंत किया गया था? तो तोकुगावा काल का अंत कर दिया गया था मेइजी बहाली के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तोकुगावा शोगुनेट को समाप्त करने और शाही सेना को बहाल करने में मेइजी नेताओं के सफल प्रयासों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मेइजी बहाली के रूप में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 1603 से 1867 तक जापान में तोकुगावा परिवार के सदस्यों ने किस पद पर कब्जा किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा शोगुन के पद पर इनके द्वारा कब्जा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है समुराई, जिसे हम लोग योद्धा वर्ग के नाम से जानते हैं। शासक अभिजात वर्ग थे और निम्नलिखित कार्य करते थे। तो यह क्या कार्य करते थे ये आपसे पूछा जा रहा था। याद रखना है शोगुन और डेमियो का यह कार्य करते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी क्लास एनसीईआरटी 11th की वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसमें हम लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू को डिस्कस किया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।